हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर पिछले दिनों पूरे देश में क्या हुआ ये सब आपने देखा और उसका परिणाम क्या हुआ ये भी आपने देखा। तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एज ए रिसर्च एनालिस्ट, एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट, हमारा फ़र्ज़ है कि हर इवेंट को एनालाइज करना और देखना कि उसका इकोनॉमिक और मार्केट इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हुए ये पूरे दुनिया में एक साथ क्यों हो रहे हैं। 11 कंट्रीज़ में पूरे दुनिया भर में ऐसा हुआ है। इसमें इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपींस, मोरक्को, नेपाल, तंजानिया, पेरू, पैराग्वे, मालदीव्स, केन्या, इन कंट्रीज़ में ऐसा हुआ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कोई करवा रहा है तो आप गलत हो सकते हो। पूरा वीडियो आप देखेंगे सो आपको ये समझ में आएगा। दूसरा, हम जो समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मार्केट और इकॉनमी से क्या कनेक्शन है और क्या इम्पैक्ट है। और तीसरा, क्या इंडिया भी इसी पैटर्न का पार्ट है या हम स्पेशल हैं? क्या वो रीजंस जिसकी वजह से वहाँ हुआ, क्या वही रीज़न से यहाँ पर भी हो रहा है और आगे होगा? तो पहले हम समझते हैं ये जेनजी प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। वाई ओनली जेनजी? सो अपना व्यू शेयर करने से पहले मैं आपको एक ब्लूमबर्ग का रिसर्च है वो उसके बारे में बताता हूँ। और जब उन्होंने देखा कि कई कंट्रीज़ में एक साथ ऐसे प्रोटेस्ट होने लगे तो वो भी एक रिसर्च ग्रुप हैं। सो उन्होंने एनालाइज़ किया, इसके पीछे की कहानी को उन्होंने निकाला, एक मॉडल उन्होंने बनाया। वो मॉडल वो क्यों बनाते हैं? वो फ्री नहीं है बाय द वे, वो पे वॉल के पीछे है। और वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं। सो जो अभी FIIs हैं उन्हें नेपाल में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, इंडिया में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, उनको वो रिसर्च चाहिए। तो इसलिए वो बनाते हैं, वो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं बनाते हैं। सो उसके अंदर का डेटा पे वॉल के पीछे है, वो हमको आपको डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। लेकिन उसमें ब्रॉडली क्या कहा गया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर अपना व्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो उन्होंने लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बनाए कि क्यों ये हो रहा है और किन किन कंट्रीज़ में ये प्रोटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वो फैक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने वो किया। सो उन्होंने कई कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया जिसमें ये प्रोटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अमेरिका फंडेड है और एक बहाना है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस लिस्ट में अमेरिका डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जहाँ पे जेनजी का अनरेस्ट हो सकता है। और आपने जो न्यूयॉर्क में देखा ममदानी, जो कि एक तरीके से मैं कहूँगा कि एंटी कैपिटलिस्ट सेंटिमेंट का आदमी था, वो क्यों जीता? वो यही चीज़ वो प्रूव कर रहा है और धीरे धीरे वो पूरे अमेरिका में वो सेंटिमेंट स्प्रेड कर रहा है। सो ये कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक पैटर्न है, इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे डेटा है। सो उन्होंने किन किन फैक्टर्स को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया। सो सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो इनकम इनइक्वालिटी और दूसरा पॉवर्टी। इसके अलावा और भी रीजंस थे, मैं बताता हूँ। अब देखिए, पूरे दुनिया में इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अमेरिका में पहला ट्रिलियनर, अमेरिका आज से तो प्रॉस्परस नहीं है, अमेरिका की जनता गरीब हो रही है और यहाँ पे ट्रिलियनर बन रहे हैं। और इंडिया इज़ ऑल्सो नो एक्सेप्शन। लोग 5-5 हज़ार करोड़ की शादियाँ कर रहे हैं। आपने कब सुना था ऐसा? ओके, सो ये एक ग्लोबल बीमारी बन गई है। और इसके पीछे और क्या फैक्टर्स हैं? वो फैक्टर्स ये हैं, इरोशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। जब किसी भी कंट्री के इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मॉनिटर करते हैं, वो वॉर्न करते हैं। अगर आपको याद होगा, इंडिया में CAG की हर महीने कोई ना कोई रिपोर्ट आती थी, यहाँ करप्शन हुआ है, यहाँ ये हुआ है। आज आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जो नए जनरेशन के लोग उन्होंने सुना भी नहीं होगा। सो इंस्टीट्यूशंस आर कोलैप्सिंग। इवन USA में भी लार्जर देन लाइफ
बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स बन गए, जो किसी इंस्टीट्यूशंस को कुछ नहीं समझते हैं। और धीरे धीरे जो इंस्टीट्यूशन जो वहाँ खड़े हैं, धीरे धीरे धराशायी हो रहे हैं। सो इरोशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो कंट्री को चलाते हैं, गवर्न करने में हेल्प करते हैं, वो कोलैप्स हो रहे हैं। कोई भी वॉच रखने वाली इंस्टीट्यूशन नहीं बची है। इसके बाद आइडेंटिटी ग्रीवेंस, ये भी हर देश में हो रहा है। इमिग्रेंट्स को गालियाँ दो, दूसरे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको गालियाँ। तो अब देखिए, हमारे इंडियंस लोग यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान में इतने सालों से वहाँ पर हैं, इतने लोग वहाँ से गए, मेहनत की, वेल्थ बनाया, कंट्री को डेवलप किया, वहाँ सिटीज़न बन गए। आज उनको बोला जा रहा है गो बैक टू इंडिया, यू आर एंटी नेशनल। क्यों? तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो उन कम्युनिटीज़ के अंदर गुस्सा आता है कि हमने अपना खून पसीना इस देश के लिए दिया, आज हमें बोल रहे हैं कि आप एंटी अमेरिकन हो, गो बैक टू योर कंट्री। सो ये, और जब भी उन्हें एक मौका मिलता है वो हो रहा है। अब देखिए, पूरे दुनिया में एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, किसी भी कंट्री में जाइए, आपको टीवी पर जो दिखाया जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये रियलिटी। और ट्विटर पे जाके आप देखेंगे, जहाँ पर सारे फिल्टर्स हटा दिए गए, वहाँ पर आपको सही पिक्चर देखने को मिलेगी। इनकम इनइक्वालिटी की हमने बात की कि ये जो बिलियनर्स हैं उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती जा रही है, इस रेट से बढ़ती जा रही है, मतलब आप सोचे तो कोई छोटी मोटी कंट्री के बराबर से भी ज़्यादा पैसा इनके पास, एक कोई देश भी खरीद लें, इनके पास इतना पैसा है। करप्शन बढ़ रहा है और इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो रहे हैं, तो करप्शन की खबरें भी नहीं आ रही। लोग धड़ल्ले से पैसा चुरा रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा, कोई इस पर एक्शन भी नहीं हो रहा है। पहले के ज़माने में कंट्रीज़ में एक्शन होता था क्योंकि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होते थे, कोर्ट स्ट्रांग होते थे। आज पूरी दुनिया में वो ख़त्म हो गया। क्रोनी कैपिटलिज्म, ये भी हमने बात किया, ये भी उससे कनेक्टेड है। लोग इतने अमीर कैसे बनते जा रहे हैं, ये सोचना चाहिए हमें। ऐसा क्या उन्होंने बना दिया कि वो इतने अमीर हो जा रहे हैं? क्या वो इतने काबिल है, या वो इन इंस्टीट्यूशंस को बाईपास करके अपने पॉलिटिकल कनेक्ट्स को यूज़ करके ये रिच बनते जा रहे हैं? सो ये रीजंस पर उन्होंने कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया है, रेट किया है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, और इसके पीछे यही कहा गया। अब ये जो रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए इंडिया के लिए, इसमें से कितने फैक्टर्स होल्ड करते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या इससे एक हमें इस डिस्कशन से ये पता चलेगा कि क्या हम इन फैक्टर से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम तो सबको फेस हो रही है, तो वाई ओनली जेनजी ही क्यों रिएक्ट कर रहा है? करप्शन है सबके लिए है, क्रोनी कैपिटलिज्म है सबके लिए, वाई ओनली जेनजी? तो मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। आप में से काफ़ी लोग को ये मेरा व्यू अच्छा लगेगा, काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। तो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मैं एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप अपना व्यू भी शेयर करिए, काउंटर व्यू शेयर करिए, एंड तो एक हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन जो उस रिसर्च में कहा गया और जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले हम समझते हैं ये जो हमारा जो जेनजी, जेन एक्स, ये सब जो हम कहते हैं वो क्या है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। सो जेनजी 14 ईयर्स से 29 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं अभी, उन्हें माना जाता है। होपफुली आई एम करेक्ट। तो जेनजी नीचे हो गए, उससे नीचे बच्चे होते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। तो जेनजी के ऊपर आता है मिलेनियल्स जो कि 30 to 45 ईयर्स हैं, उसके ऊपर आते हैं जेन एक्स। तो पहले ये दोनों जनरेशन की बात करते हैं। सो मिलेनियल्स जो हैं और जो जेन एक्स हैं, मतलब जो 30 से 46 ईयर्स के लोग हैं, इनको अगर आप देखें, सो यही सही टाइम पर ये ग्रेजुएट हो गए, जॉब मार्केट भी अच्छी थी, इन्हें जॉब भी मिल गया, मोटा मोटा ये सेट है। और आज मोटा इनका जो अभी इनके दिमाग में क्या चल रहा है, मंडे मुझे ऑफिस में जाके ये करना है, मेरी डेडलाइन है, मेरे टारगेट्स हैं, मुझे ये चीज़ सीखना है, ये ट्रेनिंग है, ये उसमें मोस्टली फंसे हुए हैं। माल इन्होंने कमा लिया है, पैसे इनके बन गए हैं ठीक ठाक, घर खरीद लिया, कार खरीद लिया, ठीक ठाक चल रहा है इनका सिस्टम। ओके, अब
इनको ज़्यादा इस सिनेरियो से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सेट हैं और ये सोचते हैं यार ठीक है, आगे थोड़ा प्रॉब्लम में चलेगा तो हम अपना काम चला लेंगे, थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं, प्रॉपर्टी है, मे बी घर में और लोग काम, वाइफ इज़ वर्किंग और हस्बैंड इज़ वर्किंग, डबल इंजन घर में चल रही है, सो दे आर मोर और लेस सेट, इनको ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है। इसके ऊपर जो आते हैं वो बूमर जनरेशन से, ओके, 60+ के लोग आते हैं। अब ये भी सेट हैं, रिटायरमेंट का पैसा मिला हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट आ रहा है, पेंशन्स आ रही हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, घर खरीद लिया है, लाइफ सेट है। सवेरे पार्क में जाके योगा करते हैं, शाम को मंदिर में आरती करते हैं, सो लाइफ इज सेट। तो इनको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। फ़र्क किसको पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है जेन ज़ी को। क्या फ़र्क पड़ रहा है? एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, ओके, तो सिस्टम साथ नहीं दे रहा है, जॉब्स को लेकर अनसर्टेनिटी है, पढ़ भी लेंगे तो कहाँ जॉब मिलेगी, ओके, एआई ऑटोमेशन इनकी जॉब्स को कट कर रहा है, ओके, और इन्फ्लेशन, रेंट बढ़ रहे हैं। अब देखिए रेंट तो हर साल बढ़ता है, सैलरी बढ़े या ना बढ़े, रेंट हर साल बढ़ता है, सो दे आर फीलिंग द पिंच। अभी देखिए कुछ टाइम पहले एनसीआर में जो मजदूरों का आंदोलन हुआ, इसी वजह से हुआ। 13-14 हज़ार आपकी मंथली इनकम है, रेंट आपका बढ़ रहा है, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हाउ विल यू सर्वाइव? सो तो ये जो प्रॉब्लम पिछले 2-3 सालों से दुनिया भर में आ रही है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? जेन ज़ी को हो रहा है। दे आर फेसिंग द पिंच। अब इनको पॉलिटिक्स से तो कोई मतलब था नहीं, ये अपना इंस्टा चलाते थे, गेम्स खेलते थे, ये इसी में मस्त थे। तो जैसे ही इनको एक आउटलेट मिला, पेन तो अंदर में था, आउटलेट मिला तो ये उस पर कूद पड़े और आप देखें उसके बाद क्या हुआ। तो यही पूरी दुनिया में फेनोमेना हो रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो देखने वाली बात है, देखिए वो फ़ोन चलाते हैं, वो इंस्टा चलाते हैं, वो यूट्यूब भी चलाते हैं, जब वो जाकर वहाँ देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? उन्हें दिखता है कि अमीर लोगों की रील्स दिखती हैं, वेकेशंस मना रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि ये मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, तो वो पेन उनको लगता है, उन्हें एक लेफ्ट आउट की फीलिंग आती है। सो कहीं ना कहीं इन रीज़न से उनके अंदर गुस्सा पैदा होता है और जब भी मौका वो मिलता है उन्हें, वो निकलते। देखिए दे आर नॉट पॉलिटिकल, उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन जो एक फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट है, एक जो फ्यूचर अनसर्टेन की फीलिंग उन्हें दिखती है, उसको उस पर वो रिएक्ट करते हैं। तो ये इंडिया की बात नहीं है, यही चीज़ पूरे दुनिया में देखने को मिले। नेपाल में क्या हुआ? पॉलिटिशियंस के बच्चों की फ़ोटो आ रही है, वो फॉरेन में घूम रहे हैं, कार चला रहे हैं, जब वो देखते हैं वो रील, उन्हें गुस्सा आता है। सो ये इसका रीज़न है। और देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप थोड़ा इंडिया के हिस्ट्री में पीछे जाएंगे, 60s-70s में जो नक्सल मूवमेंट हुआ था, प्रिसाइसली इसी रीजंस की हुआ था। मैं उस मूवमेंट का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं वायलेंस का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन उसके पीछे रीजंस यही थे, इनइक्वालिटी, और गरीब को इतना दबा दो, इतना दबा दो, इतना दबा दो कि उसके पास और कोई चारा ना हो। सो रीजंस वहाँ पर भी वही थे, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस। और अगर आप देखेंगे किन स्टेट्स में ज़्यादा दिखता है, सीधा कनेक्शन आपको मिलेगा इनकम इनइक्वालिटी से। तो आपने नहीं देखा होगा कि किसी मुंबई में आपको नक्सल मूवमेंट या दिल्ली में आपको नक्सल मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पर इनइक्वालिटी रिलेटिवली कम है। ये आपको मिलेगा किसी दूर दराज के गांव में जाएंगे जहाँ पर लोगों की ज़मीन छीन ली जाती है, उन्हें सप्रेस किया जाता है, वहाँ पे दिखेगा। तो ये नई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ का रिपीटिशन हमें देखने को मिल रहा है। अब आते हैं इसका इकोनॉमिक और मार्केट इम्पैक्ट को समझने के लिए। तो देखिए जब भी किसी एरिया में प्रोटेस्ट होता है, जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है?
कि उस पूरे रीजन को अनस्टेबल घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने देखा बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ, श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ, नेपाल में हुआ, और इंडिया काफ़ी हद तक उसी तरीके का कल्चर है, यहाँ पे उसी तरीके की सिचुएशन है। ठीक है, हम उनसे बहुत बड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर वहाँ पर 100 के स्केल पर होता है तो इंडिया में भी उसकी पॉसिबिलिटी है, और वो फैक्टर्स वही हैं जो वहाँ पे थे। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये उसको स्टडी करते हैं। एक जगह पर हुआ तो पूरे रीजन को उन्होंने अनस्टेबल मार्क कर दिया। ICMF ने भी इसके ऊपर कमेंट किया है, ये जो नेपाल में हुआ, कि नेपाल पे जो भी हुआ उसका इम्पैक्ट साउथ एशियन कंट्रीज़ पर, उसकी इकॉनमी पे देखने को मिलेगा। बेशक जीडीपी पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, नेपाल में जो भी हुआ उससे हमारे इंडिया के जीडीपी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो उन्होंने इसको अनस्टेबल मार्क कर दिया। तो हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। ये जो 2,30,000 करोड़ की FII सेलिंग इस साल हुई है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है 16। अब देखिए, इतने सालों से FIIs इंडिया में, पहली बार इतने लोअर लेवल पर उनकी पोजीशंस बनी है और वो अभी भी नहीं रुक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इस पूरे रीजन को मार्क कर दिया, भाई ये यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ गया है। तो ICMF तो यही कहता है कि नेपाल बांग्लादेश की प्रोटेस्ट की वजह से इस पूरे एरिया को अनस्टेबल घोषित कर दिया गया है, और ये मेजर कंट्रीब्यूटर है FII के सेलिंग का। तो क्यों FIIs डरे हुए हैं? एज पर द रिपोर्ट जो उसमें कहा जा रहा है कि क्यों, भाई इंडिया की GDP तो बहुत बड़ी है, बांग्लादेश नेपाल तो हमारे सामने स्टैंड नहीं करता। वाई दे आर अफ्रेड? इसको हम समझने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि देखिए, जब कोई बीमारी के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, अगर आपको शुगर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, बेशक आपको शुगर नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो वही FIIs भी देखते हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स को देख रहे हैं कि ये जो चेकलिस्ट है उसको रन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ठीक है, आज तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ सकती है। वो अपने रिस्क को, जो रिस्क का मेजर है उसको बढ़ा रहे हैं कि भाई ये तो रिस्की मार्केट हो गया। तो रिस्की मार्केट होता है तो क्या होता है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं, ज़ीरो नहीं करेंगे, आप कम कर देते हैं। तो क्यों वो डरे हुए हैं? नेपाल में अगर आप देखिए, जब ये प्रोटेस्ट हुए 5 दिन तक मार्केट्स बंद रहे, और जब खुले तो लगातार 3 सर्किट्स वहाँ पे लगे। न्यू गवर्नमेंट जब आई तो वहाँ पर मार्केट में कोई बड़ी रिकवरी नहीं देखने को मिली। मैक्रो तो स्टेबल हो गया, जो उनका रेमिटेंस वगैरह, जो इन्फ्लेशन, वो तो कंट्रोल हो गया नहीं न्यू गवर्नमेंट में, लेकिन जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो नहीं लौटा, वो इतनी जल्दी नहीं लौटेगा, और ग्रोथ को भी डाउनग्रेड कर दिया गया। वहीं बांग्लादेश में अगर आप देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट था, बांग्लादेश काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करता था गारमेंट्स में, इंडिया से भी ज़्यादा करता था। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोलैप्स बाई 23% कम हो गया। क्रेडिट में भी बड़ा डिप आया, 6% चला गया। और गारमेंट एक्सपोर्ट, जो जैसे हम IT एक्सपोर्ट जाने जाते हैं, बांग्लादेश गारमेंट एक्सपोर्ट के उससे जाना जाता था, वहाँ पे 5% का डिप हमें देखने को मिला। यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि हम ये कह सकते हैं, और ये सच भी है, कि इंडिया इज़ नो बांग्लादेश, इंडिया इज़ नो नेपाल। ये हम कहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर, जो अमेरिका का कोई फंड मैनेजर है, उसको इंडिया के बारे में क्या पता है? वो तो ऐसे ही व्यू करता है इंडिया को, ओह इट्स अ साउथ एशियन कंट्री, रिस्क एपेटाइट इज हाई देयर, सेल सेल सेल। वो उसके लिए वो एक, इंडिया इज अ बकेट, साउथ एशियन इमर्जिंग मार्केट बकेट। तो वो उस हिसाब से डिसीजन वहाँ पे ले रहा है। तो ये नॉन स्टॉप सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसकी ये भी वजह हो सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं हो सकता है गलत
हूँ, हो सकता है मेरा व्यू सही ना हो, लेकिन आप भी अपना व्यू शेयर करिए ताकि हम भी कुछ नया सीख पाए। जो भी मैंने शेयर किया वो बेस्ड ऑन ब्लूमबर्ग रिसर्च और जो भी मेरी समझ है ग्लोबल इकॉनमी की, जो भी सोसाइटी की और ये जो भी यंग जनरेशन है उनके बेसिस पर मैंने शेयर किया। अब मंडे के मार्केट की भी क्विकली बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए, ईरान में काफ़ी एस्केलेशन हो गया, ऐसी भी खबरें थी कि अमेज़ॉन के डेटा सेंटर्स पर भी अटैक किया गया, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोई फ्रेश अटैक्स ईरान के ऊपर नहीं किए गए हैं। ईरान ने कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं किया है। ओमान का एक डेलीगेशन तेहरान में आया हुआ है टॉक्स के लिए, हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने की बात हो रही है। इसकी वजह से क्रूड में $2-3 का फॉल देखने को मिला है। अभी आई थिंक 92-93 के आसपास क्रूड चल गया है। IRGC ने हॉर्मुज़ में अभी भी शिप्स को वो पास नहीं होने दे रहे हैं। 4 शिप्स को उन्होंने वार्न किया कि आप यू टर्न लगाओ नहीं तो हम फायरिंग करेंगे। वो यू टर्न हो गए। क्रूड जैसा कि मैंने बताया $3 का फॉल देखने को मिला है। निफ्टी में टेक्निकल बाउंस की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, उसका रिएक्शन फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली। सो स्टेज इज सेट फॉर अ टेक्निकल बाउंस, ओके, अनटिल एंड अनलेस आज रात कुछ नया ईरान के फ्रंट पर हो जाता है। सो अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है कल सवेरे तक, हमें बाउंस देखने को मिल सकता है और ये बाउंस टेक्निकल होगा। ये भी पिछले बाउंसेस की तरह सस्टेन नहीं करेगा। इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है। इन्वेस्टिंग के लिए हमें न्यूज़ के बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी हमारे वैल्यूएशंस हैं, ग्रोथ आउटलुक है, उसके बेसिस पर करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।